अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी यूट्यूब फैमिली को, छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, उसको सबको बेहतरीन दिल की गहराइयों से सलाम। और जो लोग मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि दैट आई हैड डन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस कार। मेरे पास 2014 करोला है और लास्ट ईयर मैंने इसको कन्वर्ट किया था एलपीजी के ऊपर, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं किसी को कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लगवाएं या ना लगवाएं। और जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो न्यू कमर्स को ये बताता चलूँ कि आपको ये लगवाने के लिए आपको स्टैंडर्ड सीएनजी की किट लगवानी पड़ेगी अपने पास। 2010 से 12 तक करोला ने इकोटेक के नाम से गाड़ियाँ दी थी जिनके अंदर सीएनजी किट कंपनी फिटेड आती थी। अब आपको मार्केट के अंदर इटालियन किट्स मिलेंगी और अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार के अंदर आपको वो गाड़ी के अंदर फिटअप वगैरह करके दे सकते हैं। सो दैट इज़ योर ओन चॉइस। अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं आप सबके साथ अभी अपनी पूरी 1 साल की फाइंडिंग्स शेयर करता हूँ। मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 40,000 किलोमीटर्स चला लिया हुआ है और 40,000 प्लस चला गया, तकरीबन 43,000 के करीब मैंने चलाया है। लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं गाड़ी का स्टार्ट और गाड़ी को एंड पेट्रोल के ऊपर करता हूँ। उससे बेनिफिट यही रहता है कि आपका इंजन जो है एट देन वो पेट्रोल के ऊपर चलता है और स्टार्टिंग में भी आप हीटिंग जो है वो पेट्रोल के ऊपर करते हैं। तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी का बता देता हूँ कि यह सेटअप किस तरह इंस्टॉल होता है। और आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं ट्राई करूँगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ और फिर मैं आपको अपनी पूरी 1 साल की फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनसाइड, गाड़ी के अंदर आपका यहाँ पर एक स्विच लगता है जो कि स्टैंडर्ड सीएनजी का स्विच है। इसका जो लेवल है ये एक्यूरेट काम नहीं करता, सो दिस यू हैव टू डील विद। आपको एवरेज अपने मुताबिक ही निकालनी पड़ती है कि कितना यूज़ हो चुका है कितना नहीं हुआ। साथ साथ में आपको थोड़े प्रॉब्लम्स का भी बताता जाऊँ जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे। वन वॉज के यार कोल्ड स्टार्टअप गाड़ी का बहुत लंबा होता है और जैसे मैंने आपको बताया है कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग अपनी अगर आप पेट्रोल के ऊपर रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी, और आप हल्का सा पाँव एक्सलेटर पे रख के स्टार्ट करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। लाइक अभी ये मेरी गाड़ी बिल्कुल कोल्ड डेड पड़ी हुई है, 2 दिन से मैंने नहीं चलाई। सो लेट मी ट्राई कि यार क्या बनता है। ये देखें आपके सामने मैंने स्टार्ट लिया है और नो इशू इन स्टार्टिंग। गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल एक्यूरेट गई है। पेट्रोल के ऊपर स्टार्ट की है मैंने और ये अपनी इसने पिक बिल्कुल नॉर्मल लिया। सो नो डिले इन स्टार्टअप। अगर आप पेट्रोल के ऊपर ड्राइव करें आखिरी 2-3 किलोमीटर्स तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर न्यू कमर्स, इसको ऑन करने के लिए आपको ये जस्ट यू नीड टू प्रेस दिस बटन, और ये जैसे ही इसका टेम्परेचर थोड़ा अचीव होता है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे मैंने गैस ऑफ की हुई है, सो इट हैज़ कन्वर्टेड, लेकिन गाड़ी ऑफ हो गई है। और इसके बाद एक प्रॉब्लम आपको ये आती है जो मुझे भी फेस हुई थी, वो ये होती है कि यार जिस वक्त आप लंबी ड्राइव के ऊपर जाते हैं और कंटिन्यूस आप एलपीजी पे या गैस पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपकी जो फ्यूल की नीडल है वो ऊपर नीचे होना शुरू कर देती है। और मेरे साथ ये एक नॉर्थ ट्रिप के ऊपर भी हुआ था कि मेरा जो फ्यूल पंप है वो ओवर हीट हो चुका था। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपकी इस जगह के ऊपर आके नीचे वायरिंग होती है, तो उसकी वो किसी मैकेनिक के पास जाएं तो वो आपकी वायर को डायरेक्ट कर देता है इस स्विच के साथ। तो जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे फिजिकली आपका जो पंप है वो ऑफ हो जाएगा और आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टुवर्ड्स इंजन बे और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ें फिट होती हैं। तो इंजन बे के अंदर आपकी सिर्फ एक ये लैंडी रेंजो की किट इंस्टॉल होती है। अक्सर लोगों को आइडलिंग के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं ये बता दूं कि दिस स्विच जो ये छोटा सा आपका लगा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ओपन करेंगे तो आपकी ये आइडलिंग बेसिकली एडजस्ट करता है। तो गैस की सेटिंग के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि गैस वाले को बोलें यहाँ से गैस की एडजस्टमेंट होती है और उसको बोलें कि इसको बिल्कुल मिनिमम कर दे। जब ये बिल्कुल मिनिमम हो जाए तो उसके बाद उसके मुताबिक अपनी आइडलिंग को एडजस्ट करें। अम, ये इसका एडवांसर होता है, ये लगवा लें तो बेहतर है, आपको अच्छी एवरेज मिल जाएगी इससे। और आपकी इंजेक्शन यहाँ के ऊपर होती है और आपके जो पाइप होते हैं वो पानी के वो इस किट के साथ लगते हैं, गर्म पानी इसको सप्लाई करते हैं। और ट्राई करें कि जो आपका की डिग्गी के अंदर सिलेंडर है उससे जो फीड आपकी आ रही है टुवर्ड्स दिस किट वो मेटल पाइप हो, क्योंकि ये किट हीट अप होती है और उससे हीट आपकी बैक के ऊपर मेटल पाइप से होती हुई थोड़ी बहुत जो आपके सिलेंडर है उसको थोड़ा बेहतर हालत में रखती है।
सिलेंडर आपका इस तरह फिट होता है और मैंने इसके अंदर एक एडिशनल वाल्व यहाँ पे लगवाया हुआ था क्योंकि मेरा मेन वाल्व लीक कर रहा था। तो आपको यहाँ पे बॉडी में कटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्री इंस्टॉल्ड किट थी तो वो ऑलरेडी इसी तरह थी। आप यहाँ पर भी अपना वाल्व लगवा के यहाँ से डायरेक्ट फिलिंग करवा सकते हैं। तो ये था एक वेरी ब्रीफ ओवरव्यू के आपकी किट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। अगर आपको डिटेल्स इसकी फ़र्दर चाहिए तो प्लीज़ गो डाउन टू माय वेरी फर्स्ट 3 वीडियोस, उसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन के ऊपर मुकम्मल गाइडलाइंस मिल जाएंगी। अब रहा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि यार इतने किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद क्या परफॉर्मेंस रही, क्या एवरेज रही और किस तरह का आउटपुट रहा इसका। तो 43,000 किलोमीटर्स मैंने चला लिए हैं, लेकिन फॉर द कैलकुलेशंस मैं इसको 40,000 के ऊपर ही रखूँगा, तो हम मोटी मोटी ये कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि एवरेज मेरी ओवरऑल अगर मैं इसको सम अप करूं तो 21 किलोमीटर की मेरी एवरेज रही है। मेरा ड्राइविंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, मैं गाड़ी को इंजॉय करके चलाता हूं। इसको आप इजीली इस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं समझाने के लिए दैट इट्स अ 1.3 मैनुअल और 5 गियर्स ट्रांसमिशन है इसकी। तो मेरी नॉर्मली जो गियर चेंज की आरपीएम होते हैं वो 35 to 4,000 के ऊपर मैं गियर चेंज कर रहा होता हूँ। तो और ड्राइव मेरी इसी तरह ही है। तो जो कहते हैं कि यार आप इस गाड़ी से लाइक 15, 16 या 18 भी निकालते हैं तो यार गुड फॉर यू। मेरे पास ये गाड़ी 5-6 साल से है और ऑनेस्टली इस गाड़ी के ऊपर विद इन सिटी मुझे 10-11 से ज़्यादा कभी एवरेज नहीं मिली, और मोटरवे के ऊपर अगर मैं 120-130 पे रहता हूँ तो 13 इज़ लाइक मैक्स। इससे ऊपर जाने के लिए आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, तो मैं नॉर्मली 130-140 पे जा रहा होता हूँ। सो ये जो मैं अभी आपको एवरेज बता रहा हूँ दैट इज़ विद दिस ड्राइव। जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है उसके मुताबिक मुझे ये 20 तो फिक्स है, मतलब मैं बहुत रफ एंड रफ भी ड्राइव करूँ तो 20 से कभी ये नीचे नहीं आई। ऑब्वियसली अगर कोई बेहतर तरीके से ड्राइव करेगा तो उसको इससे ज़्यादा एवरेज मिलेगी। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आई थिंक ही हैज़ 1.8 लीटर आई थिंक ग्रैंडी है शायद उनके पास, उन्होंने मुझे फीडबैक दी थी दैट ही इज़ गेटिंग अराउंड 24 का फिगर उनको मिल रहा है। सो गुड फॉर हिम। अगर आप इसको भी थोड़ा बेहतर तरीके से चलाएंगे तो आपको इससे अच्छी फिगर मिल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई थिंक इट इज़ मच मच बेटर देन पेट्रोल। पेट्रोल से इसकी पिक बहुत अच्छी है, इंजन आपका स्मूथ वर्क करता है। स्टार्टिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके अंदर आपको आइडलिंग का थोड़ा इशू आ रहा होता है या कोई और प्रॉब्लम इस तरह की आ रही होती है, गाड़ी बंद हो रही होती है। तो एक दफ़ा आप थोड़ा इससे गो थ्रू हो जाते हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर जाते हैं, देन यू गेट टू नो कि इसको मैंने सॉल्व किस तरह करना है। आइडलिंग आप अपनी उस स्विच से बड़े इजीली स्क्रू है उसको घुमा के आप अपनी आइडलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वंस दैट इज़ डन तो उसके अलावा इसका कोई मेजर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करवाया। एक दफ़ा जब मेरी किट प्रॉपरली सेट हो चुकी थी, सारे प्रॉब्लम्स इसके रिजॉल्व हो गए थे, तो उसके बाद से लेके आज तक मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसकी किट के अंदर से ऑयल निकाल दें। मैंने भी 3-4 दफ़ा उसका स्क्रू खोला है, मुझे वहाँ से कसम से कोई एक दफ़ा भी ऑयल वहाँ से निकलता हुआ नहीं मिला। पता नहीं शायद जिससे मैं गैस वगैरह फिलअप करता हूँ उसमें ऑयल नहीं आता या क्या चक्कर है, लेकिन मेरा कभी ऑयल नहीं निकला उसके अंदर से। तो अदर देन दैट कोई इशू नहीं है। लोगों ने मुझे भी बहुत डराया था कि यार इंजन आपका फारिग हो जाता है, इंजन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ऑनेस्टली मुझे अभी भी इट्स लाइक 1 साल हो गया है, अभी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होनी थी तो हो चुकी होती, इंजन ख़राब होना होता तो मेरे ख्याल में हो चुका होता। इंजन की पिक में कोई फ़र्क नहीं है, टॉप स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स ड्राइविंग स्मूथली एज जिस तरह पहले चल रहा था। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इसको गैस की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि यार क्या खोया क्या पाया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। जो आपका सवाल भी था कि यार अगर इतनी लंबे अरसे तक आप चलाएं तो आपको क्या चीज़ फ़ायदा देती है। लास्ट ईयर जब मैंने इसको स्विच किया था ऑन गैस, उस वक्त पेट्रोल आपका 310-300 की रेंज में चल रहा था, और लास्ट सर्दियों में कुछ गैस की शॉर्टेज भी थी, तो उस वक्त ये गैस सर्दियों में 300 के करीब मिला करती थी, मुझे याद पड़ता है। तो उसके बाद पेट्रोल स्टेज देयर 300 के करीब ही पेट्रोल रहा था, लेकिन ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गई थी। और बाय द टाइम मार्च अप्रैल मई इसकी कीमत काफ़ी ड्रॉप हो गई थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं काफ़ी अरसा इस गैस को, जब पेट्रोल लाइक 280-270 के ऊपर था, मुझे ये 160-170 पर केजी मिल रही थी। और मैंने इसके ऊपर ड्यूरिंग दिस ईयर नॉर्थ में ट्रैवल किया। आई वेंट टू स्वाद, आई वेंट टू नारान, कागान एंड देन टूवर्ड्स आप हर जगह वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी है और मिल भी जाती है। ख़ासतौर पर स्वात रीजन में आपको कभी कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। तो हिली एरियाज़ में परफॉर्मेंस इट वाज रियली गुड।
तो अभी आजकल का जो रेट है, जिस तरह अभी पेट्रोल 250 के ऊपर है, 253, 254, तो अब काफ़ी अर्सा अगर मैं अपने थ्रू आउट द ईयर निकालूं तो मेरी एवरेज प्राइस अगर मैं निकालूं तो मेरी 230 बनती है। सिमिलरली पेट्रोल की जो अभी की प्राइस है, अभी मुझे जो गैस मिल रही है विद इन दिसंबर, वो मुझे 270 की मिलती रही है, जनवरी के अंदर 275, अब फिर दोबारा प्राइस कुछ कम हो रही है, तो इट इज़ क्लोजिंग अगेन टूवर्ड्स जो सेम प्राइस है जो पेट्रोल की है उसी के ऊपर मिलना शुरू हो गई है। सो फॉर द माई जो अभी हम मोटी मोटी कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर मैं दोनों की प्राइस आज ही कंसीडर कर लेता हूँ, इवन दो इस डिफरेंस इससे ज़्यादा है, सेविंग इससे ज़्यादा ही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब पेट्रोल आपका बहुत एक्सपेंसिव था तब ये मुझे बिलो 200 मिलती रही है, काफ़ी लंबा अरसा मिलती रही है, और 230 पे तो बहुत टाइम ये स्टे की है, इसकी प्राइस स्टे की रखी है। जिस वक्त पेट्रोल 270 का था, 260 का था, 270, 280 इस रेंज में था, तो दोनों के दरमियान काफ़ी प्राइस मार्जिन था। फॉर माई कैलकुलेशंस अभी मैं आपको इसकी प्राइस जो है वो 250 कंसीडर करता हूँ फॉर पेट्रोल, और 250 ही कंसीडर करता हूँ फॉर एलपीजी। तो आपको एक मोटा मोटा नंबर मिल जाएगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप इज़ इट वर्थ इट और नॉट टू मूव टुवर्ड्स एलपीजी। तो जी कैलकुलेशन के लिए आई विल मेक इट वेरी सिंपल, मैं राउंड फिगर्स ही यूज़ करूँगा इसके अंदर। सो आई हैव ड्रिवन 43,000, जिसमें से हम 3,000 वो कंसीडर कर लेते हैं कि यार जो मैं पेट्रोल के ऊपर ड्राइव करता रहा हूँ। सो फॉर कैलकुलेशन आई विल टेक 40,000 कि मैंने किलोमीटर्स ड्राइव किए हैं। तो अगर मैं इसकी अपनी एवरेज निकालूँ दैट इज़ 13 जो मुझे ये देती है, तो 13 के मुताबिक फॉर 40,000 किलोमीटर्स मुझे 3,076 लीटर पेट्रोल जो था वो चाहिए होगा। क्योंकि दोनों की प्राइस मैं सेम ले रहा हूँ तो आपके लिए उसको कन्वर्ट करना इजी है। और अगर मैं इसके ऊपर दूँ 40,000 डिवाइडेड बाय जो मुझे एवरेज मिली है 20, तो 2,000, सो माइनस 3,076, तो ये कर लिया आपने 1,076 आपका सेविंग आ गई इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। तो 1,076 और आप करंट प्राइस के ऊपर मल्टीप्लाई करें 250, सो आपको जो सेविंग मिली वो मिली 2,69,000 रुपये की। तो 2,69,000 एक बड़ी कंसिडरेबल अमाउंट होती है जिसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं अगर इसकी मेंटेनेंस या एनुअल चार्जेस की बात करूं जो गाड़ी के ऊपर आपको आते हैं, तो अगर मैं रफली करूं तो मेरे 80,000 गोज़ टूवर्ड्स टायर्स के ऊपर मेरी आ गई। मैं अगर साल के 52 हफ्ते कंसीडर करूं और 500 रुपया कंसीडर करूं फॉर द वॉशेस, तो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 आपके आ गए गाड़ी वॉश कराने का चार्जेस, माइनस अगर आप इसके अंदर से करें कि यार 40,000 किलोमीटर चलाने के लिए अगर आप 5,000 पे भी ऑयल चेंज करें तो 8 ऑयल चेंजेस आ गए। मुझे ऑयल कॉस्ट करता है 6,000 रुपये का, तो 8 6 42, 42,000 रुपीज़ आपके पास वो निकल आया। तो एट द एंड आपके पास फिर भी 1,22,000 रुपये बचते हैं, जो कि आई थिंक इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट कंसिडरिंग आप इसमें से 22,000 मिसलिनियस खर्चे भी निकाल दें गाड़ी के, यार कि मैं कुछ अपग्रेड कर लूँ या कुछ कर लूँ, तो 1,00,000 रुपये फिर भी आपके पास बचते हैं एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और जितनी आपकी ट्रैवलिंग के ऊपर है, जितना आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उसके मुताबिक आपकी सेविंग्स भी इसके अंदर से निकलेंगी। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई थिंक 1,00,000 रुपये इज़ क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट, जिसके अंदर आप कहीं पे छोटा मोटा ट्रिप अपना प्लान करके जा सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग योर फ्यूल्स। तो 40,000 के हिसाब से मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दिया है। ऑब्वियसली द कैलकुलेशन जो मैंने की है उसके अंदर एरर्स हो सकते हैं, लेकिन वो एरर्स टुवर्ड हायर साइड या टुवर्ड पॉजिटिव साइड ही होंगे, इससे ज़्यादा ही सेविंग आप जनरेट करेंगे। क्योंकि इवेंचुअली जब समर्स आते हैं तो एलपीजी की प्राइस बहुत नीचे आ जाती है और पेट्रोल नॉर्मली अप एंड डाउन होता रहता है, तो इसकी प्राइस एलपीजी से ऊपर ही रहती है। सिर्फ सर्दियों में क्योंकि यूजेज आपका बढ़ जाता है एलपीजी का, तो इस टाइम के ऊपर आके थोड़ी बहुत आपकी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इवन अगर दोनों की कॉस्ट बराबर भी हो जाए, जिस तरह मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है कि इवन कॉस्ट अगर बराबर भी है तब भी आपको बेनिफिट एलपीजी के ऊपर ज़्यादा ही मिलेगा। और इवन के प्राइस हाई अप ही हो जाए फिर भी बेनिफिट आपको एलपीजी पे मिलता है, क्योंकि दोनों के दरमियान उतना डिफरेंस कभी भी नहीं आता। आप कॉस्ट पर किलोमीटर्स निकालेंगे तो आपका उसका वेरिएंस निकल आएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स। मैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करूँगा एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मज़ीद वीडियोज़ अब बनाता रहूँ और आप लोगों को अपडेट देता रहूँ। थैंक यू सो मच।